इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 पर बात कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास इस एक्ट का टेक्स्ट है, तो हम सीधे सोर्स से ही देख रहे हैं। बिल्कुल, और फोकस रहेगा कि भाई इसमें ऑफिसर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, क्या प्रोटेक्शंस हैं। और हाँ, ये भी कि किस किस तरह की सोसाइटीज मतलब समितियां हरियाणा में इस कानून के तहत बन सकती हैं। सही। तो बेसिकली मकसद ये है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी बनाने के, वो हमें क्लियर हो जाए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्ट, जैसा हमने कहा, हरियाणा में सोसाइटीज के कामकाज को देखता है। सबसे पहले कौन है वो अधिकारी जो इसे चलाते हैं? देखिए, एक्ट कहता है कि सरकार एक रजिस्ट्रार जनरल अपॉइंट करेगी। वो समझिए हेड हैं। ओके। और उनकी मदद के लिए एडिशनल, जॉइंट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रजिस्ट्रार होंगे। अच्छा। और एक खास बात है, इसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या उससे ऊपर के लिए कम से कम क्लास 2 रैंक का सरकारी ऑफिसर होना चाहिए। क्लास 2 रैंक मतलब एक सीनियरिटी लेवल चाहिए। क्यों? शायद ताकि ये काम अनुभवी हाथों में रहे। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये इंपॉर्टेंट काम है ना, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, तो एक लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जरूरी समझा गया है। और इनके नीचे भी कोई होते हैं? हाँ, जरूरत के हिसाब से सरकार डिप्टी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। और ये सभी ऑफिसर्स नीचे से ऊपर तक, रजिस्ट्रार जनरल समेत, सब के सब स्टेट गवर्नमेंट के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और सुपरविजन में काम करते हैं। तो एक क्लियर हायरार्की है और गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है। अब इन ऑफिसर्स का लीगल स्टेटस क्या है? आपने प्रोटेक्शन की भी बात की थी शुरू में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। एक्ट के तहत जितने भी ये रजिस्ट्रार और दूसरे ऑफिसर्स हैं, उन्हें इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक। जी। तो उन पर वो सब जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन साथ में कुछ प्रोटेक्शन भी मिलता है। और वो प्रोटेक्शन क्या है, किस तरह के? एक्ट का सेक्शन 5 है। वो कहता है कि अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते हुए गुड फेथ में, मतलब नेक नियति से, हाँ, गुड फेथ में कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ कोई सूट, प्रोसिक्यूशन या दूसरी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो काफी बड़ी प्रोटेक्शन है। हाँ, ये जरूरी भी है ताकि वो बिना किसी डर या प्रेशर के अपना काम कर सकें, सही फैसले ले सकें। समझ आता है। मतलब उनको फ्री हैंड दिया गया है एक तरह से, अगर वो सही नीयत से काम कर रहे हैं। शायद इसी निष्पक्षता से वो फिर सोसाइटी बनाने के आवेदन देखते होंगे। तो सोसाइटी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस काफी सीधा है। कोई भी 7 या उससे ज्यादा लोग मिलकर सोसाइटी बना सकते हैं। मिनिमम 7 चाहिए। 7 लोग? ठीक है। उनको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। ये एक तरह का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें सोसाइटी का नाम, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और शुरू में जो गवर्निंग बॉडी में लोग हैं उनके नाम, एड्रेस, प्रोफेशन वगैरह। ओके, बेसिक डिटेल्स। हाँ, इस मेमोरेंडम पर सभी फाउंडिंग मेंबर्स साइन करते हैं और फिर इसे अपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देते हैं। सिंपल लगता है। 7 लोग, मेमोरेंडम और फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग। लेकिन जो सबसे दिलचस्प पार्ट है शायद वो ये कि किस किस काम के लिए, मतलब किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सोसाइटीज बन सकती हैं। हाँ, और यहीं पर एक्ट की धारा 6 सेक्शन 6 बहुत वाइड स्कोप देती है। लिस्ट काफी लंबी है। जैसे चैरिटेबल काम, मतलब धर्मार्थ कार्य, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स को बढ़ावा देना, एजुकेशन, साइंस, लिटरेचर। ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, फिर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि चांस वाले खेल, मतलब गैम्बलिंग, इसमें शामिल नहीं है। ओके, ये क्लियर कर दिया है। और क्या है? मैंने देखा इसमें कुछ और भी चीजें थी। बिल्कुल, लोक कला, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना, यूजफुल नॉलेज, उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और हाँ, एक पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन का प्रसार। हाँ, पॉलिटिकल एजुकेशन, ये थोड़ा ध्यान खींचता है। इस पर बाद में आते हैं। और क्या क्या है? पब्लिक के लिए लाइब्रेरी या रीडिंग रूम खोलना, पब्लिक म्यूजियम, आर्ट गैलरीज बनाना, उन्हें मेंटेन करना। ठीक है। और आजकल के हिसाब से बहुत जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, उनका सही इस्तेमाल। ये भी कवर है। हाँ, और जो हम सब जानते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA, वो भी इसी एक्ट के तहत बनती हैं। तो दायरा सच में बहुत बड़ा है। तो अगर हम इसे सम अप करें तो एक तरफ तो ये हरियाणा सोसाइटीज एक्ट एक क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दे रहा है। ऑफिसर्स हैं, उन पर सरकारी कंट्रोल है, उनको लीगल प्रोटेक्शन भी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये नागरिकों को, मतलब लोगों को साथ आने के लिए
ऑर्गेनाइज होने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस दे रहा है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, यहाँ तक कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जैसे मकसदों के लिए भी। सही कहा। एक तरह से कंट्रोल और फ्रीडम का बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं पर वो पॉलिटिकल एजुकेशन वाला पॉइंट फिर से सोचने पर मजबूर करता है। जब कानून इतने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की इजाजत दे रहा है तो ये सोचना लाजमी है कि क्या चेक और बैलेंस हो सकते हैं या होने चाहिए। हाँ। ताकि ये एक्टिविटी वाकई एजुकेशनल रहे और किसी सोसाइटी की आड़ में सिर्फ पार्टिजन प्रोपेगेंडा ना बन जाए। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। ये कुछ ऐसा है जो इस एक्ट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा है, जो शायद इसके टेक्स्ट से भी आगे की बात है और सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।